हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 डी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले। ओके, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं जो काफी बेसिक्स है, तो आपने अगर मिस किया होगा वो वीडियो तो आप जाके जरूर देख सकते हो। ओके, ताकि आप बीच में से ही शुरू ना हो कहीं से। ओके, अब बचे हुए कॉन्सेप्ट जो है उनको भी हम लोग सेम तरीके से पढ़ेंगे, एकदम इंटरेस्टिंग वे में, मजे लेके, और इस तरह से पढ़ेंगे कि आप इसके बाद जब टेक्स्ट बुक जाके पढ़ोगे तब आपको काफी सारी चीजें ऑलमोस्ट समझ में आ जाएंगे और आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। ओके, शुरुआत करने से पहले एक बार टॉपिक्स पर नजर मार लेते हैं, कौन से टॉपिक्स हम लोग ने कवर किए, कौन से बचे हुए। ओके, ताकि हमको फटाफट एकदम फोकस रहेगा उन टॉपिक्स पर। तो वैलेंस सिंबल ऑफ एन एलिमेंट ये तो हो गया है, वैलेंसी हो गई है हमारी, रेडिकल्स डिस्कस किया है हम लोग ने, कंपाउंड्स ये भी डिस्कस कर लिया हम लोग ने टॉपिक। अब आगे हम लोग शुरू करेंगे केमिकल इक्वेशन, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और उसका कैलकुलेशन, और फिर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड कैसे ढूंढते हैं इन टॉपिक से। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं केमिकल इक्वेशन से। ओके, तो केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी आपने बहुत पढ़ा होगा आपके क्लास 8 तक। ओके, अब हम लोग बस सिंपली केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। ओके, तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन सिंपल है भाई। केमिकल इक्वेशन होता है सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो उसको आसान तरीके में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग को पता है, देखो, एलिमेंट का पूरा पूरा नाम लिखने से अच्छा उसका सिंबल लिख दो। वैसे ही अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, सपोज हम लोग ने लिया है अमोनिया, ओके, और वो रिएक्ट कर रहा है हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, तो अमोनिया पूरा शब्द लिख के फिर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पूरा शब्द लिखेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट होता है अमोनियम क्लोराइड, ये पूरा शब्द लिखेंगे। तो पूरा पूरा लिखने में हमको बहुत कंटाला आता है। देखो, हम लोग इंसान, मैंने बताया ना, हमेशा इजी वे आउट ढूंढेंगे, हमेशा हमारा काम कैसे कम हो ये सोचेंगे। करेक्ट, मजाक कर रहा हूं, पर इन शॉर्ट हम लोग यही सोचते हैं कि हम किसी भी काम को कैसे आसान तरीके से कर पाए। ओके, ये हमारा दिमाग होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन को भी आसान तरीके से लिखा जाए, तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो आसान होगा। तो केमिकल इक्वेशन सिंपली वही तो होता है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब इस सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं सिंबल्स, ओके, एलिमेंट्स के, ओके, या फिर हम लोग फॉर्मूलाज यूज करते हैं कंपाउंड के। ओके, तो सब्सटेंसेस में समझ जाना, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स की बात चल रही है, तो सिंबल्स यूज करते हैं एलिमेंट्स के, या फिर फॉर्मूला यूज करते हैं कंपाउंड के, जो भी इन्वॉल्व हुए होते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अब मैंने बताया था एक केमिकल रिएक्शन, ओके, तो उसमें हम लोग ने अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड है हमारे, ओके, जो बना रहे हैं अमोनियम क्लोराइड। ओके, मैं इसे हवे में बता रहा हूं, हम लोग ये देखेंगे आगे रिएक्शन। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग अमोनिया का ऐसा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन लिखने के टाइम पर हम लोग अमोनिया का फॉर्मूला लिख देते, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का भी वैसे ही फॉर्मूला लिख देते, और फिर हम लोग प्रोडक्ट में हमको मिलता है अमोनियम क्लोराइड, तो उसका भी फॉर्मूला ही लिख देते। ओके, तो हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन कैसे किया? बाय यूजिंग सिंबल्स एंड द फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शन। ये सब्सटेंसेस इन्वॉल्व थे, ये मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे इन अ केमिकल रिएक्शन, तो उनका फॉर्मूला लिख के कर दिया। ओके, जब कभी एटम्स इन्वॉल्व होंगे, ओके, जब कभी कोई एलिमेंट, मतलब कोई सपोज मेटल इन्वॉल्व होगा, ओके, जैसे कि सपोज सोडियम मेटल इन्वॉल्व है, ओके, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं सोडियम मेटल है, ओके, और हम लोग उसको पानी के साथ कांटेक्ट में लेके आ गए, तो आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो आपको बता दूं मैं, बहुत ही खतरनाक होता है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ओके, ढूम करके एक्सप्लोजन हो जाएगा। ओके, पर बनता तो क्या है भाई, ऐसे कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ओके, तो ये क्या था? देखो, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है जिसमें रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स बन रहे, पर इसमें हम लोग देखो सिंबल का इस्तेमाल कर लिया, ओके, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट यूज हुआ है, सोडियम एलिमेंट यूज हुआ है। ओके, तो सिंबल का इस्तेमाल कर लिया, बाकी फॉर्मूलाज ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हम लोग बता रहे हैं। ओके, H2O, NaOH, H2A, तो फॉर्मूलाज ही है ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो बात समझ में आ गया आपको केमिकल इक्वेशन का
डेफिनेशन, तो देखो डेफिनेशन याद करना बड़ी बात नहीं है, डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए, दिमाग में चिपक गया डेफिनेशन, मैं वही करता हूँ। ओके, आप भी वही करोगे तो डेफिनेशंस वगैरह में फंसोगे नहीं। ओके, उल्टा कॉन्सेप्ट समझोगे डेफिनेशन के पीछे का, और फिर आप अप्रिशिएट भी करोगे कि भाई वाह बढ़िया। ओके, मतलब आप सोचोगे कि यार वही तो चीज है, बस आसान शब्दों में उसको डेफिनेशन बना दिया है, लिख दिया है। ओके, ताकि हम कम शब्दों में उसको समझ पाए। खत्म। चलो आगे बढ़ते, एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल्स में हम लोग पहले देखेंगे ऐसा केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल जिसमें एक ही रिएक्टेंट हो और 2 और 3 प्रोडक्ट्स हो। ओके, 2 और 3 प्रोडक्ट्स, ऐसे मैं सिंपल फॉर्म में लिख दे रहा हूं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा एक रिएक्टेंट हमको देता है 2 प्रोडक्ट। कौन से देता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वैसे ही और एक एग्जांपल भी है मेरे पास जिसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं एक ही रिएक्टेंट से। जैसे कि मैं लिया लेड नाइट्रेट, ओके, PbNO3 ट्वाइस, और इससे मेरे को 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? देखो, लेड ऑक्साइड मिलता है मुझे PbO, फिर मुझे ऐसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलता है NO2, और फिर मुझे O2 भी मिलता है। ओके, तो ये था इस टाइप के इक्वेशन के एग्जांपल्स। ओके, अब ये बैलेंस नहीं है। ओके, और मैं बैलेंस यहां पर करूंगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग बैलेंस करने के कुछ छोटे मोटे रूल्स देखेंगे, फिर वापस यही पर आएंगे और बैलेंस भी करेंगे। ओके, अब ये जो मैं इक्वेशन लिखूंगा कुछ बैलेंस होंगे, ओके, और कुछ बैलेंस नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, चलो आगे वाला देखते। 2 रिएक्टेंट्स एंड 1 प्रोडक्ट, इसका एग्जांपल लिख रहे हैं। 2 रिएक्टेंट तो मतलब 2, ऐसे में R लिख दे रहा हूं। ओके, 2 रिएक्टेंट्स मतलब 2R लिखने से अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूं उसको, R प्लस R ऐसे लिख देता हूं, या फिर चलो 2R भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने से। मतलब 2R 2 रिएक्टेंट्स है एंड 1 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मिल रहा है हमें। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? देखो, अब ये भी इंटरेस्टिंग सा है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अमोनिया और HCl। ओके, देखो 2 रिएक्टेंट्स है और बन रहा है एक प्रोडक्ट। 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट। ओके, मिल गया आपको एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है। ओके, ऐसे ही और एक एग्जांपल है। इस अमोनिया को बनाने के लिए जो रिएक्शन है वो भी उसका एग्जांपल बनता है। देखो, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ये भी बन गया 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट। ओके, बैलेंस करने के बाद में देखेंगे हम लोग। ओके, चलो आगे। 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये तो मेरा फेवरेट वाला रिएक्शन के टाइप से। देखो, HCl प्लस NaOH, एसिड लिया, बेस लिया, बना दिया सॉल्ट और वाटर। ओके, तो NaCl और H2O। ओके, अब इसके अलावा और एक है। ओके, और एक एग्जांपल भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि मैंने अब AgCl ही ले लिया और मैं इसको NaNO3 के साथ, ओके, नहीं AgCl नहीं, सॉरी, AgNO3 लिया और NaCl के साथ मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूं। ओके, NaCl, यहां वाला NaCl मैंने उठा के यहां पर ले लिया और AgNO3 लिया मैंने। ओके, अब बनेगा रिएक्शन। देखो, AgNO3 प्लस NaCl क्या बन जाएगा? AgCl और NaNO3 बन जाएगा। AgCl और NaNO3। देखो, मैं रिएक्शन को याद रखने का कोई तरीका बता देता हूं आपको, एक सिंपल सा तरीका, ट्रिक ही समझ लो आप। ओके, देखो ये ये देखो NaCl बन गया, देखो प्रोडक्ट बन गया। ओके, NaCl, और फिर बचा क्या? फिर देखो Na गया, Cl गया, तो H और OH बचा। H और OH मिला के वाटर बना देते, देखो H2O बन गया। ओके, क्योंकि 2 H और 1 ऑक्सीजन बोलेंगे, क्या ही करें हम मिलकर, टाइम पास थोड़ी करेंगे। ओके, ऊनो थोड़ी खेलेंगे हम लोग, बना देते हैं वाटर। ओके, चलो, तो वाटर बन गया ऐसे। तो देखो NaCl और 2 H और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O, खत्म। वैसे ही AgCl, देखो AgCl। ओके, तो बचा क्या फिर अब? Na और NO3, तो NaNO3 बन गया, AgCl और NaNO3, ऐसे याद रख लेना। ओके, तो ये रह गया इसका एग्जांपल। अब 2 रिएक्टेंट्स एंड 3 और 4 प्रोडक्ट्स। अब ये थोड़े इंटरेस्टिंग सा टाइप है। ओके, 2 रिएक्टेंट्स और 3 या फिर 4 प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें मैं अब कॉपर लूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा और बोलूंगा चलो स्वाहा रिएक्ट हो जाओ। तो रिएक्शन होने पर क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा। ओके, पर इससे हमें कोई अभी लेना देना नहीं कि क्या निकल रहा है बाहर, क्या हो रहा है। ओके, क्या उड़ के निकल रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, बस हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से लेना देना है। आपको बस रिएक्टेंट याद रखने, प्रोडक्ट याद रखने, बात खत्म। ओके, तो ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट है। ओके, कॉपर प्लस H2SO4, कॉपर सल्फेट वाटर SO2, कॉपर सल्फेट वाटर SO2। फिर आगे ऐसी और एक चमत्कारिक रिएक्शन दिखा देता हूं। 2 रिएक्टेंट और 3 प्रोडक्ट वाला बन गया। ओके, अब 2 रिएक्टेंट और 4 प्रोडक्ट वाला दिखा देता हूं, तो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा रिएक्शन। देखो, ये मैंने लिया KMNO4। ओके,
पिछले वाले ही हम लोग ने वीडियो में देखा था, वीडियो लेक्चर में देखा था कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है, करेक्ट। और फिर मैं बोलता हूँ भाई साहब तुम रिएक्ट करो HCl के साथ, तो बोलता है चलो ठीक है मैं रिएक्ट करता हूँ। रिएक्ट करने के बाद क्या क्या बन जाता है देखो, MnCl2 बनता है, ओके, फिर क्लोरीन गैस भी बनता है, ओके, मतलब क्लोरीन Cl2 बनता है। अब आगे वाटर भी बनता है, और ये बोल रहा है कि हम तीनों बन के हम खुश नहीं है भाई, हमको KCl भी बनाना है, ओके, तो बन गया देखो KCl भी बन गया, ओके। तो ये सारे हमारे केमिकल इक्वेशंस हैं। अब आएंगे हम लोग आगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते, और इन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे और फटाफट इनको बैलेंस करते जाएंगे, क्लियर। तो हमारा दोनों काम भी हो गया, करेक्ट। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। अब नाम जैसा है वैसा इसका काम है, हिट एंड ट्रायल, आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले ही, ओके। बस हम लोग तुक्का लगाएंगे, इसका मतलब यही होता है। पर अब मैं कुछ रूल्स बता देता हूं आपको, इनको फॉलो करने के बाद ऐसा नहीं है जरूरी कि भाई आपके रिएक्शंस फटाफट बैलेंस होते जाएंगे, टाइम तो लगेगा, पर इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो थोड़ा शायद कम टाइम लग सकता है, ओके। चलो, तो पहला क्या करना है, हमें क्या करना है, दोनों साइड्स में हमारे जो एटम्स है, ओके, या फिर दोनों साइड में हमारे जो भी एलिमेंट्स है, एटम को छोड़ दो, पर दोनों साइड में रिएक्शन के, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, इनमें जो हमारे एलिमेंट्स है उनको काउंट करना है कि कितने एलिमेंट, कितने एटम्स है उस एलिमेंट के, ओके। सबसे पहले ये करना है। और जिस भी, ओके, अब देखो प्रोडक्ट साइड का काउंट करके कोई दिक्कत मतलब तो है नहीं फिलहाल शुरुआत में। आप शुरुआत में यही करना कि आप रिएक्टेंट साइड के, आप क्या करना, एलिमेंट जितने भी दिख रहे हैं आपको रिएक्टेंट साइड में उनके नंबर काउंट करना, सबसे कम जो होगा ना उसी को बैलेंस करना शुरू करना है, ओके। जितना उसका कम नंबर होगा, सबसे कम जिसका होगा उसको बैलेंस करना शुरू करना है, मतलब जितना उसका नंबर है उतना ही होना चाहिए प्रोडक्ट के साइड में। देखेंगे हम लोग, डोंट वरी, ओके। आपने किया भी होगा सिंपल रिएक्शंस को बैलेंस, ओके, क्लास 8 में हम लोग ने देखा है वो सब। पर अब करना क्या है, पहले मैंने बताया कि सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स जिस एलिमेंट के होंगे रिएक्टेंट साइड में उनको पकड़ना है और उनसे बैलेंसिंग शुरू करनी है। फिर उसके बाद थोड़ा और कम जिनके एटम्स होंगे, ओके, जिन एलिमेंट्स के एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड में, फिर उनको पकड़ना है। तो ऐसे करते 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 रिएक्शन को बैलेंस करना है। चलो ये भी समझेंगे हम लोग, आगे देखेंगे, ओके। अब अगर कोई ऐसा पंगा हो गया कि भाई हमारे पास रिएक्टेंट की साइड में दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके नंबर ऑफ एटम्स सेम है, अब क्या ही करें। तो उन दोनों में से कौन सा मेटल होगा वो देखना है, मेटल जो होगा उसको बैलेंस करना शुरू करना है, खत्म, पंगा सॉल्व हो जाएगा। हमेशा ही पंगा सॉल्व नहीं होगा, पर कभी कभार हो जाएगा आपका पंगा सॉल्व, ओके। तो खुश हो जाना, थोड़े बहुत ये जो रूल्स है, क्योंकि मैंने पहले बताया एकदम डेफिनाइट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है कि काम ही करेंगे, आपको मदद हो सकती है। और मेरा पर्सनल सजेशन है आपको कि भाई इस ऑक्सीजन को, ओके, बिल्कुल पहले मत बैलेंस करना, लास्ट में बैलेंस करना, ओके। बहुत ही परेशानियां तैयार करता है ये, इसको लास्ट में करना। लास्ट में बैलेंस करने के बाद भी कभी कभी परेशानियां तैयार करेगा, या फिर ऐसा भी हो जाएगा कभी कभार कि लास्ट में इसको रखने पर रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। चलो ये भी दिखा देता हूं मैं आपको, ओके। चलो शुरू करते हैं हम लोग बैलेंसिंग करना। तो पीछे 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 जाते हैं, रिवर्स मूव में जाते हैं ना वैसे, ओके। चलो तो इसमें सबसे पहले हम लोग इससे शुरुआत करेंगे, ओके। 1 रिएक्टेंट एंड 2 और 3 प्रोडक्ट्स वाला हमारा रिएक्शन। तो अब हम लोग बैलेंसिंग शुरू कर रहे हैं, तो देखना फटाफट क्या करना है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स है, इनके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो। देखो कैल्शियम 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 3 है, ओके। तो मतलब अब इसमें कैल्शियम और कार्बन दोनों के एटम्स, इन दोनों एलिमेंट्स के एटम्स सेम ही है, ओके। लोएस्ट है और दोनों के लोएस्ट है, किसी एक का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, कैल्शियम से शुरुआत करेंगे, ओके, क्योंकि हम लोग ने देखा था ट्राई ब्रेकर रूल, मेटल से शुरुआत करनी है। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम 1 है, अब मैं ट्राई करूंगा कि भाई इस तरफ भी कैल्शियम 1 ही हो। तो देखो यहाँ पर इस तरफ भी कैल्शियम कितना है, 1 ही है। चलो बच गए, ऐसे करना है, ओके, सिंपल, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसे फटाफट करना है, इतने स्लो नहीं करते रहना। तो कैल्शियम हो गया बैलेंस अपना, चलो गुड। फिर कार्बन है, तो कार्बन 1 है इस तरफ रिएक्टेंट के साइड की तरफ, उसके बाद इस तरफ देखो कार्बन कितना है, 1 है। चलो तो कार्बन भी हो गया बैलेंस, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अच्छी बात है। और ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 1 और 2 3, तो ऑक्सीजन भी 3 है। अरे वाह, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, मैंने बोला था ना कुछ कुछ बैलेंस है, करेक्ट। तो ये देखो ये बैलेंस्ड हो गया, मतलब बैलेंस पहले से ही था, बस एक बार चेक करना है इक्वेशन को लिखने के बाद कि बैलेंस्ड है क्या नहीं। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगा तो उसको बैलेंस करना है, ओके। चलो अब इसको देखते हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या था देखो यहाँ पर ये PbNO3 ट्वाइस है, ओके। तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं तो क्लियर हो जाएगा, ओके। तो PbNO3 ट्वाइस, अब शुरुआत करेंगे, लेड 1 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, ओके, समझ में आ गया। N2 और 3 2 6, ऑक्सीजन 6 है।
तो सबसे छोटा तो लेड ही है, तो इससे शुरुआत करेंगे बैलेंस करना। तो पीबी यहाँ पर एक है, यहाँ पर कितने 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 एक ही है, बात बन गई। चलो पीबी बैलेंस हो गया। अब देखना होता है गड़बड़ कभी कभी, देखना याद रखना। देखो एन 2 है यहाँ पर, ओके। इस तरफ कितने एन है, कितने हैं, एक ही है भाई साहब। तो इसको 2 करेंगे हम लोग। 2 कैसे करेंगे, इसके सामने 2 लिख देते हैं तो 2 एन हो जाएंगे, ओके। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन की तरफ, ओके। एन भी बैलेंस हो गया। चलो यहाँ ऑक्सीजन देखते 3 2 6 है, तो यहाँ इस तरफ कितने ऑक्सीजन है देखते, एक। ये देखो 2 2 4, मतलब 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, ये एक 5 ऑक्सीजन हो गए, और फिर यहाँ पर 2 और, तो 5 और 2 7 ऑक्सीजन हो गए, करेक्ट। 1 4 5 और 2 7, यहाँ पर तो 6 है। एक ऑक्सीजन ने गड़बड़ कर दी, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज्यादा है ना, यहाँ पर 7 है, तो हमको वहां पर ज्यादा करने पड़ेंगे, तो वहां पर 6 ही है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑक्सीजन को बढ़ाना है, तो मुझे इसके सामने ही, अब 1 था तो मैं 2 लिख के देखूंगा, ओके। तो ऑक्सीजन का नंबर बढ़ जाएगा। अब जितना भी बढ़ेगा क्या करना पड़ेगा, फिर से देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 नंबर लगा, यहाँ पर 2 लगा दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर मैंने बढ़ा दिए, वैसे भी तो बैलेंस होगा नहीं, ओके, क्योंकि यहाँ पर 6 थे, 3 2 6, अब ये 6 2 12 हो गए, तो ऑक्सीजन 12 हो गए। अब यहाँ पर तो 7 ही है, वैसे भी इसको बैलेंस करना है, पर मेरा कहना क्या है, लास्ट में ऑक्सीजन को रखना था, रख लिया। और अब एक बार यहाँ पर हम लोग ने चेंजेस कर दिए, तो फिर से शुरुआत करनी है, ओके। फिर से अब लेड को बैलेंस करो, नाइट्रोजन को बैलेंस करो, क्लियर। फिर ऑक्सीजन पर आना है, ओके, फटाक से उड़ी नहीं मारनी। तो लेड को बैलेंस करेंगे, अब 2 लेड हो गए भाई साहब इस तरफ, तो इस तरफ भी कितने लेड होने चाहिए, अब 2। तो देखो लेड कहाँ पर है, कहाँ पर, यहीं पर है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ओके। फिर नाइट्रोजन कितने हो गए, देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 थे, अब नाइट्रोजन 2 और 2 आ गए, ओके, तो 4 हो गए। ऐसे करना है, देखो N2 है और इंटू 2, मतलब 4 नाइट्रोजन है यहाँ पर, क्लियर। तो 4 नाइट्रोजन उस तरफ है, तो इस तरफ 4 नाइट्रोजन होने चाहिए, तो देखो 4 नाइट्रोजन है क्या यहाँ पर, देखो 2 नाइट्रोजन ही है, ओके। तो देखो यहाँ पर तो नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ही है, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, तो मैं इस 2 को रफ करके 4 लिख देता हूँ, ओके। चलो मैंने 4 लिख दिया, तो 4 नाइट्रोजन हो गए। तो अब फिर से हमारे लेड और नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। अब बचा ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कितने हैं, 12 थे, हम लोग ने कैलकुलेट कर लिए थे। अब यहाँ पर चेक करते कितने हैं, देखो मैजिक हो जाएगा, ओके। तो 2 ऑक्सीजन, 4 2 8, मतलब 2 + 8 10 ऑक्सीजन, और 10 ऑक्सीजन + 2 12 ऑक्सीजन। ओहो, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया, इसलिए मैंने बोला था लास्ट में रखना है उसको, क्लियर। और उसको बैलेंस करने के बाद भी बाकियों को पहले बैलेंस करना है फिर से, क्योंकि उनमें गड़बड़ हो गई रहेगी, और फिर बाद में देखना है। तो कभी कभी चमत्कार हो जाता है, जैसे अब हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, तो हो गए सारे बैलेंस्ड हो गए हमारे, ओके। क्लियर हो गई बात। पीबी और एन तो पहले से थे, ऑक्सीजन को हम लोग ने बस चेक किया, यहाँ पर 12 तो यहाँ पर तो 12 ही निकले, तो बैलेंस हो गया, क्लियर, डन। तो ऐसे बैलेंसिंग करनी है रिएक्शंस को। तो इस तरह से आप बहुत सारे रिएक्शंस को बैलेंस करना शुरू करना, ओके। कई सारे रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसमें आपको बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, पर फिर भी रुकना नहीं है, रुकना मना है, ओके। कोशिश करती रहनी है, बैलेंस बिल्कुल पक्का होते जाएंगे, ओके। तो ये जो है सिंपल से रिएक्शंस है। अब बाकी के सारे रिएक्शंस आप ऐसे समझ लो कि मैंने आपको होमवर्क दिया है, इनमें से कई सारे जो है वो ऑलरेडी बैलेंस होंगे, मैं पक्का बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद बैलेंस करके देखे, और ये सारे बैलेंस भी होते हैं। तो ऐसे नहीं कि सर बस होमवर्क देके चले गए, ओके। ये सारे रिएक्शंस बैलेंस होंगे, आप थोड़े से रूल्स फॉलो करना, ओके, और ट्राई करते रहना, एंड तक पक्का होंगे, क्लियर, बात बन गई। चलो तो टन अब देखना शुरुआत हो रही है कुछ नए वाले कॉन्सेप्ट्स की, ओके। यहां तक की तो कहानी मतलब आपको थोड़ी बहुत फेमिलियर थी, अब आगे के टर्म्स थोड़े नए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एटॉमिक वेट या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास से, ओके। RAM, रैम ऐसे भी आप करके पुकार लो उसको, ओके, शॉर्ट फॉर्म में। तो अब यहां पर एक सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे नाम वैसे उसका काम, ओके, या फिर वैसे उसका मतलब। एटॉमिक वेट, एटम का वेट, इतना सिंपल सा मतलब होता है, पर अगर इतना सिंपल सा मतलब होता तो बात ही बन जाती। मतलब एक्चुअल में है, मैं मजाक ही कर रहा हूं, सिंपल सा ही मतलब है इसका, बस इसको थोड़ा समझना है, ओके। क्योंकि ये एटम का जो वेट वाली जो चीज है ना, वो इतनी सीधी नहीं मिलती हमें, ओके, थोड़ी सी टेढ़ी चीज है, ओके। क्यों चीजें बता दूंगा मैं आपको, पर आगे बढ़ देंगे हम लोग। तो एटम का एटॉमिक वेट का मतलब तो समझ में आ गया। रिलेटिव एटॉमिक मास ये जो क्या है ना, ये हम लोग समझेंगे स्टोरी के मदद से, ओके। तो ये जो इसका डेफिनेशन भी है, ओके, नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, पूरे के पूरे दिमाग के ऊपर से गया होगा आपको, मुझे पता है, ओके। तो इसी को समझने के लिए हम लोग शुरू करेंगे स्टोरी से। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया, उनको भी एटम का वेट जानना था, ओके।
अब हम लोग को कई सारे एलिमेंट्स हम लोग ने डिस्कवर कर लिए थे, हर एक एलिमेंट के एटम का वेट हमको चाहिए था, काफी सारे रिसर्चेस करने थे भाई, बहुत सारे काम थे हमें भी, मतलब साइंटिस्ट को। तो उन्होंने 19वीं सेंचुरी में सोचा, अब उस टाइम पर तो उनके पास अच्छे खासे इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ी थे जैसे अब है, ओके, क्योंकि अब जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है उससे हम लोग एटम का भी वेट निकाल लेते हैं। सोचो, एटम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, आप सभी को पता है, पर उस एटम का भी वेट हम लोग निकाल लेते हैं। पर उस समय तो नहीं था, अब मैं स्टोरी बता रहा हूं ना, इसलिए मैंने उस समय से शुरुआत की है, क्योंकि वैसे ही समझेंगे हम लोग। तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने कोई सोल्यूशन निकाला। उन्होंने सोचा कि हम किसी एक एलिमेंट के एटम को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, किसी एक एलिमेंट के एटम के वेट को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। उन्होंने चुना हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन का तो वेट सबसे हल्का है, वेट लाइटेस्ट है। तो उन्होंने सोचा कि चल भाई हाइड्रोजन, तू ही हमारी मदद कर दे, तू लाइटेस्ट है ना, सबसे सारे एलिमेंट के एटम्स में सबसे कम वजन तेरा है, तो हम तुझे चुनते हैं एज अ स्टैंडर्ड, क्योंकि हम तेरे वेट को चुनते हैं एज अ स्टैंडर्ड, और हम तेरे वेट को ऐसे ही आर्बिट्ररीली 1 दे देते हैं। ओके, तेरा वेट 1 है बिना किसी यूनिट के, भाई तेरा वेट सिर्फ 1 है, ऐसे बोल दिया बिना किसी यूनिट के। ओके, और इसके वेट के आधार पर बाकी के सारे एलिमेंट्स के एटम्स को ये वेट देना शुरू कर दी, उन लोगों ने शुरू कर दिया। ओके, तो इस तरह से कहानी की शुरुआत हुई थी। इस तरह से हम लोग ने एटम्स के वेट को कुछ ना कुछ करके, तरकीब लगा के, जुगाड़ करके शुरू कर दी एटम का वेट बताना। ओके, तो हाइड्रोजन एटम तो स्टैंडर्ड हो गया था, पर हम लोग ने 1961 में स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड को जो चेंज किया है ना, इसी के मदद से हम लोग अभी का जो एटॉमिक वेट का डेफिनेशन है वो समझ पाएंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड क्या चेंज किया, उन्होंने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया। मतलब क्या किया इन्होंने, क्या किया, कार्बन 12 का जो एटम था, ओके, कार्बन 12 मतलब, ओके, हम लोग को पता ही है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। ओके, ये चीज भी आपने पढ़ी होगी। ओके, अगर नहीं पढ़ी है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल तो आप ऐसे समझ लेना कि ये जो कार्बन का एटम है इसका एटॉमिक मास जो है, ओके, या फिर एटॉमिक मास नंबर जो है ये 12 होता है, कोई दिक्कत नहीं, बस यहां पर समझ लेना। तो ऐसा वाला कार्बन का एटम, ओके, जिसको हम लोग कार्बन 12 बोलते हैं, जिसका एटॉमिक मास नंबर 12 होता है, तो ऐसे कार्बन 12 को हम लोग ने स्टैंडर्ड कंसिडर किया और बोल दिया कि भाई इस कार्बन 12 एटम का एटॉमिक वेट हम बता रहे हैं 12 एटॉमिक मास यूनिट्स है, बस है। ओके, ये इन लोगों ने फिक्स कर दिया कि भाई कार्बन 12 के एटम का एटॉमिक वेट है 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। ओके, 12 तो नंबर हो गया, एटॉमिक मास यूनिट्स यूनिट है, ओके, वेट का इन्होंने चूज कर लिया ये यूनिट को। इस चीज को इन्होंने पकड़ा और इसी चीज की मदद से हम लोग क्या करना शुरू कर दिए, हम लोग ने इस चीज को ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया कि हम लोग बाकी के एलिमेंट्स के एटम का वेट ढूंढ सके, ओके, वेट बता सके अच्छे से। ओके, तो बाकी के एलिमेंट के एटम्स का हम लोग ने वेट इसके रिलेटिव देना शुरू कर दिया। तो इसीलिए हम लोग बाकी के एलिमेंट्स के जो एटम का वेट होता है उसको रिलेटिव एटॉमिक वेट कहते हैं, क्योंकि इससे रिलेट करके बनाया ना, इसीलिए। ओके, तो बाकी के एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को क्या बोला, रिलेटिव एटॉमिक मास बोल दिया। ओके, वेट नहीं, सॉरी, मास। ओके, तो आप ऐसे भी कह सकते हो ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ओके, ये इसको रिलेट करके बनाया गया है, करेक्ट। तो आप रिलेटिव एटॉमिक मास बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का एटॉमिक वेट। ओके, दोनों में से कोई भी शब्द एक यूज कर सकते हो। मेरा तो फेवरेट एटॉमिक वेट ही है, इतना बड़ा नाम कौन ही लेगा। ओके, पर ये भी नाम याद रखना, एग्जाम में शायद पूछ ले। ओके, चलो, तो शायद पूछ लेनी, मतलब इंपॉर्टेंट भी है, ये भी नाम याद रखना। तो यहां तक तो कहानी समझ में आ गई होगी। अब कार्बन 12 को 12 एटॉमिक मास यूनिट्स देने पर, ओके, इतना उसका वेट है ये बताने के बाद हम लोग ने क्या किया, देखो कार्बन 12 एटम का एटॉमिक वेट है 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो हम लोग ने ढूंढा कि एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा फिर। ओके, तो सिंपल सा मैथ है, देखो अब इस 12 को मैं गायब करूंगा, ओके, और इज इक्वल टू के उस तरफ भेजूंगा तो यहां पर 1 आ जाएगा ना, पक्का, सबको पता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं इस 12 को इस तरफ लेके जा रहा हूं, इस तरफ जाएगा तो ये नीचे जाएगा, करेक्ट, तो 1/12 हो जाएगा। ओके, इस तरफ आने के बाद, ओके, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा, करेक्ट, तो 1/12 हो गया, ओके, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, क्योंकि हम लोग ने क्या बोला था, देखो देखो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, करेक्ट, करेक्ट। मैं थोड़ा सा इसको सट के लिख दिया मैंने, थोड़ा सा और दूर लिख देता हूं। तो हम लोग ने क्या बोला था, साइंटिस्ट ने क्या बताया, मास ऑफ
1 एटम ऑफ कार्बन 12, ओके, कितना है 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, मैंने बस 12 को उस तरफ भेज दिया तो कितना हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। देखो लिख के दिखा देता हूं मैं, ये चीज मैं लिख के दिखा दे रहा हूं जानबूझ के। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा इज इक्वल्स टू 12 को मैंने उस तरफ भेज दिया, मतलब इस तरफ आ गया ये, तो 1/12 हो गया, ओके, 1/12 हो गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ओके, ये हो गया अपना 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर हो गई बात, कैसे किया, बस इस 12 को मैंने उस तरफ लिख दिया, तो 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ओके, बन गया 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। सिंपल था, मैथ था। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी, देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ओके, या फिर मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, वो एक ही बात हो गई, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ओके, एक कार्बन 12 के एटम का मास, या फिर मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, एक कार्बन 12 के एटम का मास, दोनों भी सेम ही चीज है, ओके। तो ये हम लोग ने क्या किया, हम लोग के पास तो अच्छे खासे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है अभी, तो हम लोग ने क्या किया, एक कार्बन 12 के एटम का मास ही ढूंढ लिया और इसको मल्टीप्लाई किया बाय 1/12, ओके, तो हमको मिल गया 1 एटॉमिक मास यूनिट का आंसर कितना है, ओके, एक्चुअल में इतना ग्राम्स होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो पढ़ के समझ में आएगा, 1.6605 इंटू 10⁻²4, ओके, इतना छोटू नंबर है 1 एटॉमिक मास यूनिट ग्राम्स में। क्लियर, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना ग्राम्स होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर इतना क्या क्या चीजें बता रहे हो, जरूरी है भाई साहब, जरूरी है इसलिए बता रहा हूं मैं, ओके। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग आगे, पर फिलहाल हम लोग अब डेफिनेशन पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा समझने शुरू कर सकते हैं, ओके। तो मैं अब ये जो चीज लिखी मैंने, ये वाली चीज तो यहां पर भी लिखी हुई है मैंने, तो मैं यहां पर से हटा देता हूं सिर्फ, ओके। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया और हमको एक फॉर्मूला दिया जिससे हम, ओके, दूसरे एलिमेंट के एटम्स का RAM ढूंढ सके, रिलेटिव एटॉमिक मास ढूंढ सके, ओके। तो फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट बोल रहा हूं मैं ऑफ एन एलिमेंट, ओके, मतलब एटम ऑफ एन एलिमेंट, वही चीज हो गई, ओके। एटॉमिक मास बोल रहे तो मतलब एटम की बात चल रही है एलिमेंट की। उसका फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने, पहले बोला कि ऊपर मास ऑफ 1 एटम ऑफ उस एलिमेंट का लो, ओके, कोई भी एलिमेंट अगर ले रहे हो तो उस एलिमेंट के एक एटम का मास पहले लो, ओके, ग्राम्स में। क्लियर, उसके बाद क्या करो बोला उन्होंने, उसके बाद उसको डिवाइड करो किससे, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ओके। 1 को मैं ऐसे लिख देता हूं, ओके, पूरा 1 लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ऐसे C12 लिख देता हूं मैं, ओके, शॉर्ट फॉर्म में। ये उन्होंने फॉर्मूला बताया। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैं दिखा देता हूं आपको कि हम लोग हाइड्रोजन का, ओके, कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ढूंढ सकते, उसको ढूंढने के बाद आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगा, ओके। चलो अब कितनी सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली, अब बचा सिर्फ डेफिनेशन है हमारा। चलो अब कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, हमको क्या चाहिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा अपने को, ओके। 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये तो हमारे पास है ही, कैसे कैसे, थोड़ा दिमाग लगाओ। 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, देखो 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होता है, ये होता है, तो हमारे पास ये वैल्यू तो है ही। चलो मैं ये वैल्यू लिख देता हूं, ओके, यहां पर लिख देता हूं मैं, सॉरी, हाँ यहां पर मैं लिख देता हूं ये वाली वैल्यू, नीचे लिखनी है ना, तो क्या है 1.6605 इंटू 10⁻² ग्राम्स, ओके। देखो 1.6605 इंटू 10⁻² ग्राम्स, 1.6605 इंटू 10⁻² ग्राम्स। ऊपर कौन सी वैल्यू लिखनी है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ढूंढ रहे हैं, ओके। फॉर्मूला में एलिमेंट की जगह पे हाइड्रोजन आ गया, तो यहां पर एलिमेंट की जगह पे हाइड्रोजन डाल दिया मैंने। क्लियर, सिंपल। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर, ऊपर लिखेंगे हम लोग। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन मैंने थोड़ी रट रखा है, ओके, तो मैंने बस लिख लिया है। मैं बस आपको बता रहा हूं कि कैसे हम लोग समझेंगे डेफिनेशन को। तो ये तो वैल्यू है भाई, कोई जरूरत नहीं रटने की इसको, ओके। इसको शायद आप रट लो, 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना ग्राम होता है शायद पूछ ले एग्जाम में, पर इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन मेरे को ऊपर लिखना था, करेक्ट, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। चलो मैं लिख देता हूं 1.6736
इंटू 10⁻24 है, ओके 1.6736 इंटू 10⁻24, 1.6736 इंटू 10⁻24, क्लियर, ग्राम्स में। अब बोलोगे सर आप ये सॉल्व करने वाले हो, नहीं मैं इसका आंसर मेरे दिमाग में है क्योंकि बहुत सा सिंपल सा ही आंसर है, ओके। तो ये तो बेचारे कट हो जाएंगे ऐसे, ये सॉल्व हो जाएगा, आप कैलकुलेटर यूज कर लो, जो भी यूज करना है यूज कर लो, आ जाएगा आंसर कुछ राउंड फिगर ऐसे 1.008 करके आ जाएगा, और इसका यूनिट होगा AMU, ओके, क्योंकि हम लोग रिलेटिव एटॉमिक जो हमारा मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो हम लोग इस यूनिट्स में बताते हैं, ओके, एटॉमिक मास यूनिट में, याद रखना, ओके। अब इस यूनिट की एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं अभी फिलहाल यहीं पर, फिर बाद में हम लोग डेफिनेशन को समझ लेंगे फटाक से। तो एटॉमिक मास यूनिट, इस यूनिट को फिलहाल तो हम लोग ने बदल दिया है बाय छोटा u। पूरा AMU लिखने से अच्छा हम लोग ने सोचा कि भाई क्यों इतना हमारे एनर्जी वेस्ट करे, सिर्फ u ही लिख देते हैं, ओके। अब मैं मजाक ही कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, AMU को बस रिप्लेस कर दिया, आप याद रखना, और u होता है यूनिफाइड मास, ओके। AMU है एटॉमिक मास यूनिट, AMU का फुल फॉर्म मैंने बताया था, ओके। नहीं बताया होगा तो आप अभी बता दिया मैंने, उसको रिप्लेस किया बाय u होता है यूनिफाइड मास, ओके। तो आप AMU भी लिख दो तो भी चल जाएगा, u भी लिख दो तो भी चल जाएगा, किताबों में कई जगह पे AMU लिखा है, कई जगह पे u लिखा है, बताने के लिए मैंने आपको बस बता दिया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ये क्या चल रहा है, ओके, कहीं पर AMU कहीं पे u, क्लियर। तो अब इस तरह से साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, हमारे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मास ढूंढना शुरू कर दिया, ओके, बाय यूजिंग द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ओके, इस तरह से, ओके। तो अब ये फॉर्मूला तो चलो ठीक है, उसके जगह पर फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात वही आती है ना, सर हमको डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग के ऊपर से बाउंसर जा रहा है, अब समझ में आएगा, देखो, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं चीजों को, ताकि हमें डेफिनेशन को थोड़ा समझ में आ जाए। तो नंबर्स होते हैं ना, वो थोड़े से खिचड़ी कर देते दिमाग के, तो मैं नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, छोटा कर देता हूँ। तो सपोज अगर मेरे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम सपोज होता 4, ओके, चलो, और ये जो 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 जो है ना, वो होता सपोज 2, तो क्या होता भाई 4/2 होता। तो हमको तो पता है आंसर तो 2 आना है, जैसे यहाँ पर आंसर 1.008 आया, वैसे आंसर यहाँ पर 2 आएगा, और हमारा आंसर आता कि भैया रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, ऐसे आता, करेक्ट। अब एक्चुअल में रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, 2 1 जा 2 2 जा 4 था, तो इसीलिए ये भी 1 जा था, ये था 1.008 जार, करेक्ट। देखो करेक्ट, तो ये 1.1 जार, ये 1.008 जार, मतलब अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख दूं, ओके, ये सेम है राइट इससे, ओके, ये 1 जा, ये 1.008 जा, इसलिए आंसर 1.008 आया। वैसे ही 2 1 जा 2 2 जा 4, इसलिए आंसर 2 आया। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 × 2 = 4 होता है, सिंपल। अब बोलोगे सर क्या ही बता रहे हो हमें आप, सुनो, ये जो सिंपल चीज है ना, इसी से हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज वाला डेफिनेशन समझेंगे। तो 2 × 2 4 होता है, हमको पता है। तो अब 4 क्या है हमारा, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, पकड़ के चल रहे हैं हम लोग, करेक्ट, क्योंकि ये जो 4 की वैल्यू है, ये जो बड़ी सी लंबी सी वैल्यू थी, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया बाय 4, ओके। तो ये क्या था, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल, मैं लिख देता हूं यहां पर मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ओके। इसी से समझ में आना शुरू हो गया। देखो अब ये जो 2 है, ओके, ये 2 × 2 किया ना मैंने, ये 2 × 2 किया, तो ये जो नीचे वाला 2 है, करेक्ट, ये नीचे वाला 2 × 2, तो ये नीचे वाला 2 जो है, ये वाला 2 है, ओके, ये ऊपर वाला 2 है, ये वाला 2 है, ओके। तो ये जो नीचे वाला 2 है, मैं इसको क्या पकड़ लूंगा, अब ये क्या होता है, ये क्या था, देखो ये नीचे वाला जो वैल्यू है, ये क्या था, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 था, करेक्ट। ये मैं फटाफट कैसे बता पा रहा हूँ, मुझे याद है, ये फॉर्मूला याद है मुझे, इसलिए ओके, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 नीचे था, तो ये नीचे वाला पार्ट 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 था, हम लोग ने लिया था। अब इसी का वैल्यू मैंने सिंप्लीफाइड ये ले लिया, ये 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये भी 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये वाला 2, तो ये वाला 2 क्या है, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये है ये वाला 2, करेक्ट। अब मैं मैथ के भाषा में, आसान भाषा में ये तो कह सकता हूं ना कि भाई ये जो 4 है, ओके, ये 2 टाइम्स है देन दिस 2, करेक्ट, राइट, 4 है 2 टाइम्स देन दिस 2, करेक्ट, क्योंकि 2 × 2 है 4, तो हम लोग यही कहेंगे ये जो 4 की वैल्यू है 2 टाइम्स है देन द 2। या फिर अगर सपोज कोई एक बंदा है, लड़का है, उसका वेट है, उसका सपोज वेट है 4 किलो, पकड़ लो, ओके, छोटा बेबी है, उसका वेट है 4 किलो, चलो, और एक दूसरा छोटा बेबी है, उसका वेट है 2 किलो, तो मैं क्या कहूंगा, ये जो 4 किलो वाला बेबी है ना, ये 2 किलो वाले बेबी से क्या है, 2 टाइम्स इसका वजन ज्यादा है, यही कहूंगा ना मैं, इसका वजन 2 किलो वाले बेबी से 2 टाइम्स ज्यादा है,
सिंपल। तो इसी भाषा में बोलता हूं मैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन या फिर वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ओके, या फिर मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ओके, इधर लिख देता हूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज, ओके, 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स आता है ना, इज ट्वाइस द, या फिर 2 टाइम्स दैट ऑफ द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, उस भाषा में लिख दिया मैंने, इज 2 टाइम्स दैट ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ओके, या फिर 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने क्या किया, आपको बस कोरिलेट करवाया छोटे नंबर से हमारे एक्चुअल में कॉन्सेप्ट के साथ, ओके। तो 4 किलो वाला बेबी इज 2 टाइम्स हेवियर देन 2 किलो वाला बेबी, ओके। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ओके। मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स हेवियर, ये मिस किया मैंने, हेवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कोरिलेट करके बस लिख दिया है मैंने, क्लियर। सेम ही शब्दों को बस बेबी के मास को चेंज कर दिया इससे, उस बेबी के मास को चेंज कर दिया इस टर्म से, खत्म। यही सेंटेंस हमको समझना है, ऑटोमेटिक डेफिनेशन समझ में आएगा, ओके। तो देखो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, या फिर मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, ओके। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का एक एटम जो है ये 2 टाइम्स हेवियर है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से, करेक्ट। यही मैं लिखता हूं, देखो, हाइड्रोजन का एक एटम, ओके, यहां पर मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ओके, ओके, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। हाइड्रोजन का एक एटम, क्या बोला था हम लोग ने, हाइड्रोजन का एक एटम इज 2 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। तो हाइड्रोजन का एक एटम इज 2 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ओके, या फिर 1 कार्बन 12 एटम। इस स्टेटमेंट पर आ गए। अब इस स्टेटमेंट को, ओके, देखो, ये जो 2 था हमारा, 2 टाइम्स जो मैं बता रहा हूं ना, यहां पर कहां पर गया वो 2 टाइम्स, यहां पर, ये जो 2 टाइम्स है ना, ये वाला देखो, ये वाला 2, ओके, यही तो अपना आंसर है, RAM है ये, ओके। तो ये 2 टाइम्स वाला जो चीज है, ये 2 टाइम्स क्या है हमारा, RAM है। अब देखना डेफिनेशन के साथ कोरिलेट करके, RAM क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज हेवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। आ गई बात समझ में। इसको और थोड़ा सा आप अगर रीफ्रेम करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टाइम्स कितना, 2 टाइम्स 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 टाइम्स 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज हेवियर देन दिस, ओके। ऐसे लिखने से अच्छा 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स हेवियर से अच्छा 2 टाइम्स 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज हेवियर देन। अब वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, पर आपको समझने के लिए आसान होगा। क्लियर हो गई बात। चलो, अब ये पूरा रामायण पढ़ने के बाद एटॉमिक वेट के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपको, ओके। ये रहा अपना क्वेश्चन, व्हाई वी डोंट यूज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स इन ग्राम्स और केजी। ये पूरा महाभारत एटॉमिक मास यूनिट में हमारे एटॉमिक वेट को बताने का क्यों है भाई, बताओ बताओ बताओ, ओके। दिमाग लगाओ थोड़ा, इसका हिंट भी मैंने दिया है, हम लोग ने स्टोरी जब पढ़ी थी ना, उसमें मैंने बताया था, थोड़ा सा याद करना। हम लोग ने 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना देखा था ग्राम में, कितना छोटा था, याद आ रहा है, याद आ रहा है, देखो 1.6736, ओके, इंटू 10⁻²⁴, ये था मास। अब देखो, एक हाइड्रोजन एटम का मास इतना छोटा है और इसको ऐसे नंबर्स में लिखना पड़ रहा है। आसान होगा कि हमको बार बार ऐसे नंबर्स को लिखना, ओके, कैलकुलेट करते समय, रिसर्च करते समय, नहीं होगा साइंटिस्ट को आसान। भाई साइंटिस्ट बोलेंगे पागल हो जाएंगे हम लोग इतना छोटा नंबर लिख के, क्योंकि 10⁻² है ना, इसका मतलब ये पॉइंट को लेके जाओ पीछे और 24,0,0,0,0 ऐसे पीछे पीछे करते करते जाओ, ओके। तो आपको पता ही होगा इसको कैसे पीछे जाके लिखते हैं। ये एक हो गया पॉइंट, एक -1 होता तो यहाँ पर रहता पॉइंट, और -1 और -2 होता तो और पीछे जाता, फिर 0 लगाते लगाते हम लोग जाएंगे, कितना छोटू नंबर हो जाएगा। तो साइंटिस्ट बोले नहीं भाई नहीं, हम लोग को ये सब नहीं चाहिए,
ये जो ग्राम्स और केजी वाले जो मासेस है ना, केजी में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10⁻⁻⁴ का थोड़ा सा 10⁻⁻ का पावर कम हो जाएगा, बस इतना ही होगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए साइंस बोला भाई हमें इतना झंझट नहीं करना है, बहुत छोटे नंबर्स है ये, ओके, ग्राम्स और केजी में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिमाग लड़ाते हैं, हम लोग ये जो ग्राम्स और केजी का यूनिट हटवा के एटॉमिक मास यूनिट का यूनिट लेके आएंगे, ताकि हमारा जो नंबर हो, जैसे कि हाइड्रोजन का कितना था 1.008, उसको हम लोग 1 ही लिख देते कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि 1.008 है ना, तो 1 हो गया वो, ओके। ऐसे ही हम लोग ऑक्सीजन का भी जितना है 15 पॉइंट कुछ कुछ, तो हम लोग उसको 15.99 कुछ ऐसे है, तो हम लोग उसको 16 कर देते कैलकुलेट करने के लिए, ओके, आसानी हो। सेम वही चीज इंसान उसी तरफ जाएगा, जब चीजें जितनी ज्यादा आसान कर पाएगा वो उतनी ज्यादा करेगा। अब देखो मैं आपको पढ़ाने के लिए कॉम्प्लेक्स चीजें आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा मोटो ही है लर्न हब का, लर्निंग सिंप्लीफाई करना, वैसे ही सब कुछ चीजें चलती रहती है, तो ऐसी ही है, बस इतना याद रखना है अपने को, ओके। सो सिंस एटॉमिक masses in grams or kg are very small numbers and it becomes difficult to use such numbers, तो इसीलिए हम लोग AMU में ही हम लोग के एटॉमिक वेट्स हम लोग ने बना लिए, ओके, इसमें नहीं यूज करते हम लोग। क्लियर, इंटरेस्टिंग था। चलो दोस्तों, अब आते हैं मॉलिक्यूलर वेट पर। एटॉमिक वेट समझ लिया, मतलब आधी नैया पार हो गई। अब इसके बाद वाली चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आप अगर यहां तक सस्टेन कर पाए हो, आप अगर यहां तक पहुंच पाए हो समझने के मामले में, तो इससे आगे वाली चीजें तो बहुत 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 ईजी है, मैं बिलीव मी, ओके। चलो अब देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट या फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन क्या है। तो एग्जैक्टली उसी तरह से है, ओके। वहां पर हम लोग एक एटम के वेट के बारे में बात कर रहे थे, एटॉमिक वेट मतलब एक एटम का वेट। यहां पर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल के वेट के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। एक मॉलिक्यूल, ओके, ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस हो सकता है एलिमेंट या फिर कंपाउंड, इसके वेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखना अब वहां के डेफिनेशन और यहां के डेफिनेशन को मैच करना, इतना ही चीज बस अलग है, बाकी डिट्टो सेम। नंबर ऑफ टाइम्स वहां पर था एक एटम ऑफ द एलिमेंट, यहां पर नंबर ऑफ टाइम्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, ओके। क्योंकि बात हमारे यहां पर मॉलिक्यूलर वेट की चल रही है, मॉलिक्यूल के वेट की चल रही है, इसलिए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, 1 एटम था तो 1 मॉलिक्यूल हो गया, ओके। अब एटम तो एलिमेंट का ही होता है, पर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट या फिर कंपाउंड दोनों का भी हो सकता है, पता है हमको, तो इसीलिए ऑफ सब्सटेंस। क्लियर, तो नंबर ऑफ टाइम्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, सेम उसी का रिपीटेशन आगे, इज हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, सेम टू सेम। क्लियर, तो बात वहां पर जैसे समझी थी, यहीं पर वहां यहां भी ऐसी ही डिट्टो सेम टू सेम है। फर्क बस लॉजिकल फर्क है, जो भी मैंने अभी बताया आपको। वहां पर बात एक एटम के वेट की चल रही थी, यहां पर बात एक मॉलिक्यूल के वेट की चल रही है, बस बाद में हम लोग ने जोड़ दी ठीक ठाक वर्ड्स। वहां पर एलिमेंट की बात होती है, एटम एलिमेंट का होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूल एलिमेंट या फिर कंपाउंड का होता है, इसलिए सब्सटेंस जोड़ दिया, बस डेफिनेशन में इतना ही फर्क है, खत्म, ओके। अब फॉर्मूला भी वैसे ही होगा। वहां पर मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट था RAM का, तो RMM यहाँ पर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसको ही कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट भी, याद रखना। तो RMM या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट या फिर कंपाउंड की बात चल रही है हमारी, ओके। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, ओके, वो तो आप पता है आपको। यहाँ पर क्या है, 1 मॉलिक्यूल, ओके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, वहां पर भी था 1 एटम ऑफ एलिमेंट, ओके। तो क्या होगा, वहां पर था मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर सेम कोरिलेट करना है, बस कोरिलेट करना है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, सॉरी मॉलिक्यूल का स्पेलिंग, हाँ, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, खत्म, ओके। ग्राम्स में लेना है हमको, और नीचे क्या रखना है, सेम टू सेम वही चीज, 1/12 इज हेवियर देन का वाला पार्ट तो सेम ही है, तो 1/12 वाला वो सेम ही रहेगा यहाँ पर भी, ओके ओके। क्योंकि इसी फॉर्मूला से तो हम लोगों ने समझा था डेफिनेशन, तो यहाँ पर भी डेफिनेशन तो वैसे टाइप में, सिमिलर टाइप में है। बाद वाला पार्ट चेंज नहीं हुआ, तो नीचे वाला पार्ट भी चेंज नहीं करना है, ओके। क्योंकि बाद वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हमारे एटॉमिक वेट के डेफिनेशन में सेम था, ओके। 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 सेम था, ओके। नीचे वाला फॉर्मूला का पार्ट और डेफिनेशन के हाफ, लास्ट हाफ वाला पार्ट, यहाँ पर भी देखो लास्ट हाफ वाला पार्ट वही है, तो नीचे वाला पार्ट भी वही रखेंगे, सिंपल, ऐसे याद रखना, ओके। 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ओके। चलो मिल गया, समझ गया आपको डेफिनेशन। पर देखो बच्चों, ये वाला डेफिनेशन हम लोग यूज नहीं करते मॉलिक्यूलर वेट ढूंढने को। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या है समझ लिया, डेफिनेशन समझ लिया, उसका फॉर्मूला भी समझ लिया, पर हम लोग यूज नहीं करते। मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा लॉजिक यूज करना है। देखो अगर मैं कोई मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ओके, सपोज मैं वाटर, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, अब मुझे इस अक्खे मॉलिक्यूल का वेट निकालना है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वेट निकालना है, वो क्या होगा, वही होगा मॉलिक्यूलर वेट।
तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो पता है भाई ये मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, एटम्स से बना हुआ है, तो मैं सारे एटम्स का वेट ऐड कर दूं तो मॉलिक्यूल का वेट बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई। तो सारे एटम का वेट को ऐड करके हमको मॉलिक्यूलर वेट मिलता है, यही लिखा है देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस, देखो सब्सटेंस है अपना, इज द सम ऑफ द एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक वेट सारे एटम का वेट, एटम का वेट को कहेंगे एटॉमिक वेट, तो सम ऑफ, ओके सारे एटॉमिक वेट बोला मैंने, तो इसलिए सम ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ ऑल द एटम्स, सारे एटम्स का एटॉमिक वेट को ऐड करेंगे, सारे एटम्स के एटॉमिक वेट को ऐड करेंगे, खत्म। प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, जो एक मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस में है उन्हीं को तो किया हम लोग ने ऐड, सिंपल। तो डेफिनेशन को समझ लिया हम लोग ने, बस अब खत्म, अप्लाई करना शुरू करते। तो अब मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई NO2 का मॉलिक्यूलर वेट ढूंढ लो, ओके। अब चलो आगे के इसमें प्रैक्टिस तो कर ही लेंगे। अब यहां पर देख लो, देखो मॉलिक्यूलर वेट जब भी ढूंढना होता है ना, टेंशन नहीं लेना है, एटॉमिक वेट हमको एलिमेंट्स के दिए हुए रहते हैं, ओके, ताकि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का एटॉमिक वेट का सम कर पाए, करेक्ट ना, नहीं तो दिया नहीं रहेगा एटॉमिक वेट तो कैसे करेंगे भाई। तो इसीलिए देखो नाइट्रोजन के एटम का वेट दिया है यहां पर, ओके, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के एक एटम का वेट दिया है 14, ऑक्सीजन के एक एटम का वेट दिया है 16। यूनिट्स नहीं लिखे यहाँ पर, AMU या फिर यू नहीं लिखे, अगर यूनिट नहीं लिखे तो आप आंसर में यूनिट मत लिखना, अगर यूनिट लिखे तो आंसर में यूनिट लिख देना, ओके, समझ में आ गई बात। तो NO2 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे ढूंढेंगे, सारे एटम्स का एटॉमिक वेट लेंगे उसका सम करेंगे, सारे एटम्स का एटॉमिक वेट लेंगे उसका सम करेंगे, इतना ही चीज याद रख लो, बस खत्म, मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, ओके, यही चीज याद रख लो बस, ओके। प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, तो ये एक ही मॉलिक्यूल है भाई, ओके, देखना है भाई दो मॉलिक्यूल तो नहीं है यहाँ पर, आगे दो तो नहीं दिए, ओके, दिमाग लगाना है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो एक ही मॉलिक्यूल है तो भाई बात खत्म, ओके। वैसे तो आपको देंगे नहीं ऐसे दो मॉलिक्यूल करके, पर फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे ऐसा एक एग्जाम्पल, तो उसमें फंसोगे नहीं आप, ओके। तो जब एक मॉलिक्यूल की बात चल रही है तब क्या करना है, सिर्फ सारे एटम्स का एटॉमिक वेट ले लेना है, ओके। अगर दो मॉलिक्यूल लेंगे तो सारे एटम्स का एटॉमिक वेट लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का वेट तो ऐसे ही मिलेगा, ओके। एक मॉलिक्यूल का वेट कैसे मिलेगा, सारे एटम्स का एटॉमिक वेट लो ऐड कर दो, दो मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल का वेट लो, इसको इंटू 2 कर दो। अब ये तो बच्चों वाली बात है, मैं बताने की जरूरत नहीं मुझे, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन 14 है, एक एटम है नाइट्रोजन का, तो मैंने 14 ले लिया, प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है, राइट, एक एटम का 16 है, दो के क्या होंगे 32 होंगे, पर फिर भी मैं 16 + 16 ले रहा हूं, ओके, समझने के लिए आपको, ओके। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 14 + 16 × 2 लिख सकता हूं, ओके, क्योंकि 2 एटम्स है ना ऑक्सीजन के, तो 16 × 2 भी वही होता है, 16 + 16, ओके। तो इसका मतलब क्या करना है हमको, एक एटम का एटॉमिक वेट लेना है, मल्टीप्लाई करना है बाय द नंबर ऑफ एटम्स, ओके। देखो मल्टीप्लाई किया बाय द नंबर ऑफ एटम्स, वैसे ही देखो एक एटम का वेट लिया, मल्टीप्लाई कर दिया बाय नंबर ऑफ एटम्स, तो 14 × 1 14 होता है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं वो, ओके। तो बात समझ में आ गई, ऐसे भी लिख लेते, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपको बस सम करना है एटॉमिक वेट्स का। अब वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप 9th क्लास में हो, आप उतना तो होशियार हो ही, आप कर लोगे उतना मैथ। तो 14 + 16 to the 32 होता है, तो 14 + 32 कितना होगा वो भी कैलकुलेट कर लो, दिमाग का कैलकुलेटर ऑन कर लो। देखो 10 + 30 40 होता है, 44 46 खत्म, तो 46 मिल गया आंसर, ओके। चलो तो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी हम लोग ने मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन कैसे करना है ढूंढ लिया, एकदम सिंपल सा तरीका था। अब फटाफट इन ये जो एग्जाम्पल हम लोग मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना है। देखो अमोनियम सल्फेट लिखा, जानबूझ के मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, शायद वो एग्जाम में फॉर्मूला ना दे, तो आपको आना चाहिए। तो अमोनियम सल्फेट अप्लाई करो, पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला लिखना है तो पढ़ा था, करेक्ट, और आपको आता भी है वो, मोस्टली आपने पढ़ा है बचपन से, ओके, 6 to 8 तक। फिर भी यहाँ पर हम लोग सीखे हैं तो कैसे करना है, मैंने बताया था अमोनियम सल्फेट ना, तो अमोनियम, देखो अमोनियम का आयन ले लिया मैंने, अमोनियम का रेडिकल ले लिया मैंने, सल्फेट का रेडिकल ले लो, SO4 2-, ओके, ये 1+ है, ये 2- है, ओके, प्लस माइनस को भूल जाओ, ये NH4 के पास 2 आ जाएगा, करेक्ट, और ये SO4 के पास 1 जाएगा, तो NH4 के पास 2 गया, SO4 के पास 1 गया, लिख दिया मैंने फॉर्मूला, NH4 × SO4, क्लियर। ये तो प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा। तो अमोनियम सल्फेट NH4 × SO4। अब आगे, ओके, NH4 × SO4। अब इसका क्या करना है हमको, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है, या फिर मॉलिक्यूलर वेट उसी को कहते हैं, वो ढूंढना है। क्या करेंगे भाई साहब, इसको उठा के लेके आओ यहाँ पर, ओके। दिया क्या है हम लोग को दिया हुआ है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का, हमको इन लोग ने एटॉमिक वेट्स देने चाहिए थे, ओके। पर अब मुझे याद है, ओके, तो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ इनके एटॉमिक वेट्स, पर क्वेश्चन में बिल्कुल आपको देंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो नाइट्रोजन का तो 14 है, ओके, डरना मत, क्योंकि एग्जाम में तो देंगे आपको पक्का। हाइड्रोजन का 1 है,
ओके 1 तो हम लोग ने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले, करेक्ट। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो गया, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16, जो थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा पिछली स्लाइड में। ओके बस इनका इस्तेमाल करना है, ढूंढना है। तो देखो नाइट्रोजन तो भाई कितने हैं, देखो 2 है, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन 2 है, 1 का 14 है, 2 का 28 होगा, चलो लिख दिया 28। फिर हाइड्रोजन का कितना है, 4 हाइड्रोजन इंटू 2, 8 हाइड्रोजन है। एक का हाइड्रोजन का 1 होता है, एक एटम का 1 वेट है। ओके तो 4 2 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन के कितने हो गए, 1 इंटू 8, करेक्ट। 1 का 8 तो 4 2 8 हाइड्रोजन है, तो 1 का 8 है, 8 हाइड्रोजन के 1 इंटू 8 8 होंगे, सिंपल। ओके और फिर सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर का 1 का कितना था 32, और सल्फर तो एक ही है बेचारा, 32 ले लिया मैंने। ऑक्सीजन देखो 1 का 16 है, 4 का होगा 16 4 64। ओके तो मैं बस मैथ कर रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी मैथ तो बहुत अच्छी होगी मेरे से शायद। ओके तो आप फटाफट इससे भी फास्ट कर लोगे। ओके तो 28 प्लस 8, ओके 38 36 हो जाएगा यहीं पर, और फिर 36 30 66, करेक्ट। 36 और 30 कर देंगे तो 66, फिर 68, ओके दो ऐड कर दिया मैंने, और 68 में 64 कर दो, 60 60 128 128 4 132 मिल गया 132। ओके तो हमको अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। कुछ यूनिट नहीं दिया था मैंने, तो बिना यूनिट का छोड़ दो। ओके AMU या फिर U दिया है तो U कर लो, ओके लिख लो आगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अब देखो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ये तो बना दिया मैंने। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का भी दिखा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा अलग है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पर भी देखो, अब कॉपर का है 63.5, ओके ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 63.5 है कॉपर का। ओके सल्फर का तो पता है आपको 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब बस दिमाग लगाना है और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कॉपर का मैंने लिया 63.5, चलो आगे बढ़ते। सल्फर का मैंने लिया 32, एक ही आइटम है इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहा हूँ, तो वही आंसर आएगा अपना, वो तो अपने को पता है। ऑक्सीजन का 4 है, ऑक्सीजन 4 आइटम है, तो 16 4 64 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके अब देखना, थोड़ा सा ब्रेक लगाना। क्या दिया है, Cu कॉपर का लिया, सल्फर का लिया, ऑक्सीजन के 4 ले लिए, करेक्ट। सारे एटम्स के एटॉमिक वेट्स को ऐड करते चले। अब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग से है। ओके .5 H2 पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में। ओके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये वो सारी चीजें बाद में देखेंगे, समझ में आ जाएगी आपको। पर ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग है। ओके तो देखना, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग अलग से कंसिडर करके इसका एडिशन कर देंगे इसमें। ओके तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए मैंने यहाँ पर, ऐसे समझ लो आप। तो अब क्या करेंगे, मैंने बताया था देखो 5 दिए है ना, उस 5 को भूल जाओ फिलहाल। एक वाटर मॉलिक्यूल का ढूंढो, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 का होता है 1, 2 का होगा 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल कितना होगा 18। ओके एक वाटर मॉलिक्यूल का 18, 5 का कितना होगा 18 इंटू 5। ओके तो 18 इंटू 5 कितना होता है 90, 18 5 90। ओके तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना मिला 90, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स का मैंने क्या किया 90। ओके अब इन सारों को ऐड कर दो, बात बन जाएगी, आंसर आ जाएगा। ओके अब मैं ये मैथ करने की जरूरत नहीं मुझे लग रहा है। ओके चलो, तो ये जो केन शुगर वाला है वैसे ही मैथ करना है अपने को, सेम टू सेम, और फिर लॉजिक भी सेम ही लगाना है, बस नंबर्स बड़े बड़े हैं। तो कार्बन का देखो क्या करना है, 12 इंटू 12 कर देना है, करेक्ट। ओके मैं बस यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। तो कार्बन का 12 होता है। ओके यहाँ पर मैंने दिया नहीं है तो कार्बन का लिख देता हूँ मैं, 12 होता है। ओके कार्बन का 12, तो 12 इंटू 12 आइटम्स है इसलिए 12 इंटू 12 144। फिर हाइड्रोजन का 22 ही आएगा, 22 इंटू 1 22, और फिर ऑक्सीजन का 11 है तो 11 इंटू 16 हो जाएगा, करेक्ट। बस इसको आप सॉल्व करो, ऐड करो, आंसर मिल जाएगा। केन शुगर का भी मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। ओके तो देने दो आपको जो मॉलिक्यूल देना है वो, मैंने सारे मॉलिक्यूल्स, सारे टाइप के मॉलिक्यूल्स या फिर मोस्टली जितने भी टाइप के मॉलिक्यूल्स आएंगे आपको सामने, उनके लिए आपको मैंने तैयार कर दिया है। ओके तो जाओ उड़ो। ओके दोस्तों तो चलो अगला वाला टॉपिक देखते हैं। आप कहोगे सर कब खत्म होंगे इसके कॉन्सेप्ट्स, ये है लास्ट वाला कॉन्सेप्ट। ओके इसके बाद हम लोग टाटा बाय बाय बोलेंगे पूरे चैप्टर को ही, ओके ना कि आधे चैप्टर को, पूरे चैप्टर को। तो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट एकदम जी जान लगा के पढ़ेंगे, जी जान लगा के पढ़ेंगे। ओके अब इसमें हम लोग यूज करेंगे अब तक की सीखी हुई तमाम चीजें, केमिकल इक्वेशन को छोड़ के, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, जो भी चीजें सीखी हम लोग ने, अब आएगा मजा, असली मजा। यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे चीजों को अच्छी तरीके से। ओके तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड क्या होता है। अब देखो नाम से क्या पता चलेगा, किसी कंपाउंड के कंपोजिशन के बारे में बात चल रही है। सिंपली ना पहले मीनिंग समझने की कोशिश करो, ओके बाद में डेफिनेशन पर उड़ी मारना। ओके तो किसी भी कंपाउंड के कंपोजिशन की बात चल रही है, और वो कंपोजिशन जो है ना वो परसेंटेज में
एक्सप्रेस किया जा रहा है। ओके, तो अगर मुझे कोई कंपाउंड दिया और मुझे बोल रहा है कि इसका परसेंटेज कंपोजिशन बताओ, तो मैं उस कंपाउंड किन किन चीजों से बना हुआ है और वो कौन सी चीजें कितने कितने परसेंट में है वो बताऊंगा, तो हो जाएगा उस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर? तो चलो अब देखते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कॉम्पाउंड क्या होता है, इतना ही होता है, इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। ओके, अब इसको समझेंगे। ओके, मुझे पता है थोड़े से दिमाग के ऊपर से जाएगा, मैंने एग्जांपल लिया इसीलिए। तो देखो अब यहां पर मैं कंपाउंड लिया हूं, मैंने Na2CO3, ये कंपाउंड लिया है मैंने। ओके, अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा रामायण महाभारत, ओ मेरा ब्रैकेट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये वाला रामायण महाभारत पूरा ऐसे। ओके, यहां तक ओके, यहां तक वाला ये जो लिखा हुआ है परसेंटेज में, यहां तक, ये क्या है, ये है परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब देखो मैंने क्या बोला था, सिंपल मीनिंग, कंपाउंड का कंपोजिशन किस किस चीजों से बना हुआ है। ये Na2CO3 बना हुआ है Na से, C से और O से। देखो सोडियम से, कार्बन से, ऑक्सीजन से, किस किस चीजों से बना हुआ है। ओके, तो कंपाउंड का कंपोजिशन बताया। अब परसेंटेज में बताना है, मतलब कौन सा कंपोनेंट कितने परसेंटेज में है। तो सोडियम इतने परसेंटेज में है भाई साहब, कार्बन इतने परसेंटेज में है भाई साहब, ऑक्सीजन इतने परसेंटेज में है, बता दिया मैंने, हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। पर ये जो परसेंटेज बता रहे हैं हम लोग, ये परसेंटेज है बाय वेट। ओके, अब इसका क्या मतलब होता है सर, चलो ये भी बता देता हूं ठीक से। सपोज अगर मैं सोडियम कार्बोनेट जो है, मैंने 100 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट लिया है, तो ये सारे रामायण महाभारत का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट में, ऐसे समझना, अगर दिया है 43.4% ऑफ Na, तो इसका मतलब 43.4 ग्राम्स Na होता है। 43.4 ग्राम्स होता है Na 100 ग्राम ऑफ Na2CO3 में। ओके, टोटल 100 ग्राम्स में, सपोज इस 100 ग्राम में 44.3 ग्राम्स, इतना तो भाई Na ही है, Na। ओके, फिर 11.3 ग्राम्स कार्बन है, परसेंटेज को हटाओ, कार्बन ग्राम लगा दो, तो 11.3 ग्राम्स कार्बन है। तो सपोज मैं इतना ले रहा हूं, ये जो है कार्बन है भाई, कार्बन। ओके, ये था सोडियम। ओके, 11.3 ग्राम्स, 11.3 ग्राम्स ऐसे समझ लो। फिर 45.3 ग्राम्स ऑक्सीजन है, तो बचा हुआ ये जो पार्ट है ये ऑक्सीजन है। ओके, 45.3 ग्राम्स। अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप इसको प्लस करके देखो, मिल जाएगा आपको 100 ही मिल जाएगा। देखो 3 + 3 + 3 9 होगा, पॉइंट में 4 + 1 5, 5 + 5 10 होता है, करेक्ट, ऊपर गया 5 6 10। ओके, तो 100.9 कुछ हो गया है। अब थोड़ा सा परसेंटेज में ऊपर नीचे हो गया रहेगा। ओके, मतलब वैल्यूज में 43.4 था, सॉरी मैंने 44 लिख दिया, इसीलिए गड़बड़ हो गया। देखो ओके, 43.4 था, वही मैं सोचा ऐसे कैसे होगा, 43.4 है। ओके, अब ऐड करके देखते हैं। ओके, देखना अब ये 4 है, तो देखो 4 + 3 + 3 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है। ओके, ऊपर 3 + 1 4, 5 + 5 10, 5 6 10, 100.0 ग्राम्स। देखो तो टोटल 100 ग्राम्स में ये इतने ग्राम्स सोडियम है, इतना ग्राम्स कार्बन है, इतना ग्राम्स ऑक्सीजन है, टोटल मिला के 100 ग्राम ही हो रहा है, और ये 100 ग्राम अपना Na2CO3 है। बात आ गई समझ में? ओके, इसका मतलब ये होता है सिंपल टर्म्स में। अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे ताकि हम परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड का ढूंढ पाए। कंपाउंड का नाम दिया भाई, हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के दे देंगे कि भाई कंपाउंड इन चीजों से तो बना हुआ है, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से समझ में आ रहा है। सोडियम कार्बोनेट बना हुआ है सोडियम कार्बन ऑक्सीजन से, पर कितने परसेंटेज बाय वेट में है सोडियम, कितने परसेंटेज बाय वेट में है कार्बन, और कितने परसेंटेज बाय वेट में है ऑक्सीजन, ये आप पता करेंगे फॉर्मूला से। ओके, तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट या फिर परसेंटेज बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट। ओके, परसेंटेज बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट। ओके, परसेंटेज बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में याद रखना, हम लोग उस एलिमेंट का ओके टोटल एटॉमिक वेट निकालेंगे एक मॉलिक्यूल में। तो मैं लिख देता हूं, टोटल एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। ओके, जैसे कि सोडियम का टोटल एटॉमिक वेट निकालना है ओके इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, तो सोडियम का मैं टोटल एटॉमिक वेट निकालूंगा इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो टोटल एटॉमिक वेट मतलब क्या है, देखो यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स हैं, तो मैं सोडियम के एक एटम का
एटॉमिक वेट लूंगा और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो टोटल एटॉमिक वेट मिल जाएगा मुझे ऑफ सोडियम इन वन मॉलिक्यूल। देखो टोटल एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्पाउंड। ओके, क्लियर हो गई बात। फिर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कॉम्पाउंड। तो अब कॉम्पाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे हैं, मतलब कॉम्पाउंड के एक मॉलिक्यूल का वेट की बात चल रही है। अब एक मॉलिक्यूल की वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट, ये तो ढूंढना हम लोग ने सीख लिया अभी अभी जस्ट, तो वही हमें करना है। देखो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, यहाँ पर एटॉमिक वेट वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज में आ गया। एटॉमिक वेट क्या था समझ में आ गया अपने को अब, तो हम लोग यूज कर सकते हैं अब एटॉमिक वेट को। ओके, अब ये जो है फ्रैक्शन, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ओके, तो मैं बस इस सारे रामायण महाभारत को थोड़ा सा हटा देता हूँ, ओके, थोड़ा सा जगह करने के लिए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटू 100। तो ये बन जाएगा अपना फॉर्म्यूला। ओके, ये याद रखना है बस, और इसको अप्लाई करना है और निकालते रहो परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, जो भी कंपाउंड मिले उसका निकाल लो पकड़ पकड़ के। तो चलो अब प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा सा फटाक से एक बार, मतलब ये फॉर्मूला को अप्लाई करके देख लेते ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि भाई कैसे निकालना है सर परसेंटेज कंपोजिशन। तो वाटर के बारे में हम लोग अब वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढेंगे। हमको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, पर कितने परसेंटेज बाय वेट हाइड्रोजन है और कितना परसेंटेज बाय वेट ऑक्सीजन है। इसका मतलब 100 ग्राम अगर मैं वाटर लूंगा तो उसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन होता है, कितना ग्राम भाई साहब ऑक्सीजन होता है, ढूंढेंगे हम लोग कैसे, फॉर्मूला लगा के। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ, अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढना है वाटर का, तो हम लोग को कितना ग्राम हाइड्रोजन कितना ग्राम ऑक्सीजन ढूंढना है, मतलब कितना परसेंटेज बाय वेट हाइड्रोजन है कितना परसेंटेज बाय वेट ऑक्सीजन है, ये ढूंढना है। जैसे कि Na2CO3 का था, इतने परसेंटेज बाय वेट सोडियम है, इतने परसेंटेज बाय वेट कार्बन है, इतने परसेंटेज बाय वेट ऑक्सीजन है, ये ढूंढना है हमको। ओके, तो ये परसेंटेज बाय वेट कैसे ढूंढते हैं हम लोग, यहाँ पर परसेंटेज बाय वेट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इस फॉर्मूला से। तो हमको परसेंटेज बाय वेट ढूंढना है हाइड्रोजन का, ओके, और परसेंटेज बाय वेट ढूंढना है ऑक्सीजन का। ओके, तो बाद में हम लोग मैं बता दूंगा ये वाला कोरिलेशन। तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, देखो परसेंटेज बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज बाय वेट यहाँ पर लिख देता हूं मैं ऑफ हाइड्रोजन, क्या था इन अ कॉम्पाउंड, तो इन वाटर ऐसे लिख देता हूं मैं। अब आगे वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, सेम फॉर्मूला था, मेरे को फॉर्मूला तो याद है तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। टोटल एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ओके, टोटल एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, ओके, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये एक है वाटर का मॉलिक्यूल, इसमें टोटल एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का निकालेंगे, तो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स के एटॉमिक वेट को मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे को टोटल एटॉमिक वेट मिलेगा। तो एक का होता है 1, 2 का होता है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कॉम्पाउंड, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक मॉलिक्यूल का वेट, वाटर के एक मॉलिक्यूल का वेट कैसे निकालेंगे, H2O का वेट तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले निकाला था, राइट, 2 + 16 18 था, थोड़ी देर पहले निकाला था, राइट, लिख दिया 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, हो गया फॉर्मूला अपना अप्लाई। अब इसको सॉल्व करोगे तुमको मिल जाएगा कुछ 11 पॉइंट में कुछ मिल जाएगा आंसर, हाइड्रोजन इतना होता है। ओके, अब मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, कैलकुलेट करते बैठूंगा यहाँ पर तो थोड़ा टाइम जाएगा, तो हमको टाइम नहीं ये इसमें इन्वेस्ट करना है, हमको कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम इन्वेस्ट करना है। ओके, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लोगे अच्छे से, करेक्ट। अब आगे ऐसी सेम परसेंटेज, ओके, बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर उसी तरह से ढूंढना है। तो ऑक्सीजन का टोटल एटॉमिक वेट ढूंढना है, बेचारा ऑक्सीजन तो एक ही है, तो टोटल एटॉमिक वेट मतलब एक ही एटम का वेट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ऑक्सीजन है 16 उसका, तो यहाँ पर 16 लिख दिया मैंने, करेक्ट, बाय 18। ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर तो सेम ही रहेगा ना, ये भी तो वाटर ही है। ओके, यहाँ पर भी वाटर ही था, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर था, तो 18 यहाँ पर था, तो यहाँ पर भी 18 आएगा। ओके, आप कैलकुलेट कर लेना सेम तरीके से। ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर है नीचे, तो 18 ही है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कुछ आंसर 88 में कुछ आ जाएगा पॉइंट में। ओके, XYZ जो भी होगा। ओके, परसेंटेज हम लोग लिखेंगे, क्लियर। तो इसका मतलब ये जो है 11 पॉइंट समथिंग समथिंग ग्राम्स होता है। ओके, 11 पॉइंट समथिंग समथिंग ग्राम्स होता है हाइड्रोजन, और 88 पॉइंट समथिंग समथिंग ग्राम्स होता है ऑक्सीजन इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो ये जो समथिंग समथिंग इसको ऐड कर दोगे ना तो 100 टोटल मिल जाएगा आपको, क्लियर। क्योंकि देखो 88 + 11 क्या होता है, 98 + 1 99, तो बस 1 की बात है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो भी होंगे नंबर्स वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 1 को, तो 99 + 1 होगा 100, क्लियर। आगे बात समझ में। तो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था आपको, सॉल्व कैसे करना है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो खुद से भी अच्छे से। ओके, चलो
अब आया है टाइम प्रैक्टिस करने का। अब हम लोग ने परसेंटेज कंपोजिशन का तो कॉन्सेप्ट समझ लिया, कैसे निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन वो भी ढूंढ लिया। अब थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते ताकि हमको थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, थोड़ी और प्रैक्टिस बन जाएगी अपनी। तो 2 क्वेश्चन लिए मैंने। ओके, सबसे पहला तो ये है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। ओके, अब यूरिया का फॉर्मूला दे दिया है। ओके, अब मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आपको यूरिया का फॉर्मूला याद हो, पर याद होना चाहिए। अच्छा कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, NH2CO NH2 होता है इसका फॉर्मूला। याद नहीं होगा तो भी दिक्कत नहीं, मैंने दे दिया है ओके क्वेश्चन में। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया ढूंढना है। ओके, तो यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंटेज में है, अब समझ लेना इन सारे क्वेश्चंस में परसेंटेज बाय वेट की बात चल रही है। ओके, तो हमको क्या ढूंढना है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन ढूंढना है। देखो, परसेंटेज बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन ढूंढना है इन यूरिया। इन यूरिया, तो अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला लगाया था ना हम लोग ने, परसेंटेज बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। तो उसी तरह से परसेंटेज बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ओके, टोटल एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो टोटल एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन ढूंढने के लिए हमको पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, जो हम लोग को दिया है। देखो 14 दिया है, तो कितने नाइट्रोजन है देखो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, 1 है। ओके, फिर दूसरा है तो 2 नाइट्रोजन है। ओके, तो 1 का होता है 14, 2 का होगा 28, तो 28 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ओके, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इन ग्राम्स। अब ये जो ग्राम वाली चीज है ना, देखो इन ग्राम्स बोला है। ओके, यहाँ पर इन ग्राम्स बोला है। ओके, अगर ये मिस हुआ रहेगा तो ध्यान देना, मैंने बताया नहीं रहेगा इनकेस, तो ग्राम में ही हमको लिखना है वेट। ओके, पर अब यहाँ पर मैंने देखो सॉल्व करके दिखा था, यहाँ पर मैंने ग्राम लिखा ही नहीं दोनों में भी। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं, ग्राम नहीं लिखोगे तो भी, क्योंकि ग्राम ग्राम कट ही होने वाला है। ग्राम ग्राम कट ही होने वाला है। ओके, बस आप फॉर्मूला में लिख देना ग्राम्स, वैसे सॉल्व करते टाइम पर ग्राम्स नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, क्योंकि वैसे भी वो कट होगा। ओके, क्लियर हो गई बात? तो वैसे यहाँ पर भी मैं अब ग्राम्स बस लिखने के लिए लिख रहा हूँ, या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो मैं भी लिखने के लिए लिख रहा हूँ 28 ग्राम्स। ओके, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इन ग्राम्स। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना है भाई। चलो शुरू करो। तो NH2CONH2 है, करेक्ट। नाइट्रोजन का तो हो गया भाई, तो ये तो डन है आपने। ओके, तो 28 है। अब ये बचा H2, करेक्ट। और यहां पर भी देखो H2 है, तो 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 1 का होता है 1, 4 का होगा 4, तो ये भी हो गए 2। ओके, N हो गए, H2 हो गए। अब बचा क्या, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16, फिर ऐड कर दो, तो कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। अब इसको प्लस कर देंगे हम लोग। ओके, 32, 42, 44, 54, 60, खत्म। तो 28/60 इंटू 100, ये बन गया अपना फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया हम लोग ने। इसको सॉल्व कर दो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया आपको मिल जाएगा। 2800/60 कर दो, हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात? चलो अब थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन देता हूं मैं। ओके, ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस तो आपको थोड़े प्रैक्टिस करने 2-4 और, ताकि आपको बाद में कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर, वैसे फटाक से आप भी सॉल्व कर पाओगे। ओके, आगे है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर। अब बोला है परसेंटेज ऑफ वाटर। ओके, अब तक तो हम लोग परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट ढूंढ रहे थे, करेक्ट। परसेंटेज बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कॉम्पाउंड, राइट। फॉर्मूला क्या था हमारा, परसेंटेज बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कॉम्पाउंड। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है ऑफ अ कॉम्पाउंड। ओके, चलो देखते हैं। तो सेम टाइप का ही फॉर्मूला बनेगा अपना, बस एलिमेंट की जगह पे कॉम्पाउंड चिपका देना है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स। अब वॉशिंग सोडा क्रिस्टल का हमको फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। ओके, तो ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है वॉशिंग सोडा क्रिस्टल का। ओके, अब बाकी के सारी चीजें भी दिए हैं। सोडियम का एटॉमिक वेट दिया है, RM मतलब क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक वेट, तो वो तो दिया है हमको। सोडियम का दिया है, कार्बन का दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, ऑक्सीजन का भी दिया है। ओके, तो ये दिया हुआ रहेगा आपको एग्जाम में या फिर आपके कोई भी टेस्ट वगैरह में। अब ढूंढने हैं हमको परसेंटेज ऑफ वाटर। तो देखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परसेंटेज ऑफ वाटर। अब परसेंटेज क्या है, बाय वेट की बात चल रही है, तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ वाटर। ओके, जैसे था परसेंटेज बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट था, तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ वाटर कर दिया मैंने, एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया बाय वाटर। ओके, किसमें, इन अ कॉम्पाउंड था, तो इन ये भी कुछ कॉम्पाउंड ही है, करेक्ट। वॉशिंग सोडा क्रिस्टल इन Na2CO3.10H2O। ओके, बस मैंने फॉर्मूला को थोड़ा रिफ्रेम कर दिया। परसेंटेज बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कॉम्पाउंड था। ओके, देखना, परसेंटेज बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कॉम्पाउंड था, तो मैंने सिंपली परसेंटेज बाय वेट ऑफ वाटर का ढूंढने के लिए बोला, तो वाटर इन इस कॉम्पाउंड कर दिया। क्लियर?
फॉर्मूला में क्या था ऊपर, टोटल एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो टोटल एटॉमिक वेट, अब यहाँ पर तो ये मॉलिक्यूल ही है खुद ही, और ये तो कॉम्पाउंड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर फॉर्मूला में, इसका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा टोटल, ओके, या फिर हाँ टोटल ही लिख देंगे, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल इन कॉम्पाउंड। ओके, तो इस कॉम्पाउंड में टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसका हम लोग को परसेंटेज ढूंढने के लिए बोला है, वो लिया मैंने। ओके, बस एटम की जगह पे मॉलिक्यूल लगा दिया। टोटल एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट इन अ कॉम्पाउंड था, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्पाउंड, तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट, ओके, ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके, इन कॉम्पाउंड। तो यहां पर ये लिख दिया डिवाइडेड बाय सेम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉम्पाउंड, तो पूरा का पूरा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है बाय 100, तो इनटू 100, ये भूलना नहीं है। ओके, सेम फॉर्मूला मैंने बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। क्लियर, बात आ गई समझ में कैसे मॉडिफाई कर दिया मैंने। ओके, एटम के जगह पे मैंने बस एटॉमिक वेट की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट लिया और एलिमेंट की जगह पे मैंने मॉलिक्यूल ले लिया। ओके, वन एटम ऑफ द एलिमेंट के, मतलब एलिमेंट की जगह पे मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, मीनिंग सेम रखा मैंने बस। ओके, मेरा मीनिंग ये था कि भाई टोटल एटॉमिक वेट उस पर्टिकुलर एलिमेंट का लेना है हमें, वैसे यहाँ पर टोटल एटॉमिक वेट हम लोग उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का लेना है जिसका परसेंटेज ढूंढना है। क्लियर, चलो, तो अब यहां पर ध्यान देना, Na2CO3.10H2O में हमको टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर ढूंढना है। ओके, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, ओके, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल की जगह पे वाटर इन कॉम्पाउंड, इन कॉम्पाउंड ये है Na2CO3.10H2O। कैसे ढूंढेंगे, देखो देखो ध्यान से, ये तो Na2CO3 है, इसमें तो वाटर है ही नहीं, राइट, सिर्फ वाटर का बोला है ना टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तो वाटर देखो यहाँ पर बाजू में है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन करवाया था आपसे। ओके, जिसमें मैंने बोला था कि वाटर का हमको मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना है। क्लियर, या फिर पूरा का पूरा मैंने एक बार आपको करवाया था। ओके, पिछले वाले मॉलिक्यूलर वेट वाले क्वेश्चंस में, जिसमें हमको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना था मॉलिक्यूलर वेट सारे पूरे कंपाउंड का, जिसमें ऐसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थी। ओके, तो यही आपको काम आएगा, देखो कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पर देखो कितने हैं वाटर, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तो वाटर यहाँ पर है सिर्फ, ये वाला तो नहीं है कुछ, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल है। एक का कितना था, थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, 18 था। ओके, मैं फिर से कैलकुलेट नहीं करूंगा सेम चीज, क्योंकि वो तो हम लोग को पता है, वीडियो में आप पीछे का भी देख सकते हो। तो एक का 18 था, कैसे कैलकुलेट किया था वो भी करके दिखाया था मैंने। तो एक का 18 था, तो 10 का कितना होगा, 180, 180, राइट। तो एक का 18, 10 का 180, तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, टोटल मतलब एक का 18 है, पूरे के पूरे का टोटल मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो पूरे के पूरे का कितना हुआ, 10 × 18, 180। क्लियर, यहां पर लिख देता हूं मैं 180 डिवाइडेड बाय अब पूरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कॉम्पाउंड। ओके, ग्राम्स में ही है ये भी, तो बस ग्राम नाम के लिए लिखना है, बाद में तो वो कट ही हो जाएगा। ओके, नीचे भी ग्राम, वो कट हो गया। अब इसका टोटल हम लोग ढूंढेंगे, तो Na2CO3 का कैलकुलेट करते रहेंगे हम लोग। अब देखो Na का 23 है, राइट, दिया है यहाँ पर 23। ओके, तो इसका टोटल ढूंढना है हमको, तो मैं इसको अब यहाँ पर रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह बन जाएगी अपने को यहाँ पर। ओके, टोटल कैसे ढूंढते हैं हम लोग, 23 × 2 46 हो जाएगा। ओके, कार्बन का 12 है, ओके, ऑक्सीजन का 3 है, तो 16 × 3 = 48 होता है, करेक्ट। फिर बाद में इसी को भी ऐड कर देंगे, इसका टोटल कितना था अभी आपने देखा 180 था, तो 180 को मैं ऐड कर देंगे इसको, तो मिल जाएगा आपको आंसर जो, तो ऐड कर देना आप, ये कैलकुलेशन कर देना, तो देखना 48 में 2 कर दो 50 हो जाएगा, 50 + 10 60 हो गया, 60 + 180 होता है 240, 240 में 40 कर दो तो 286 हो जाएगा। चलो कर दिया मैंने कैलकुलेट आपके लिए, 286। अब इसको सॉल्व कर दो आप, 180/286 कर दिया मैंने, ये तो ढूंढा हम लोग ने। ओके, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इन कॉम्पाउंड, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इन कॉम्पाउंड ये दिया था, ढूंढ लिया था हम लोग ने। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉम्पाउंड इन ग्राम्स, ये भी ढूंढ लिया हम लोग ने। देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कॉम्पाउंड पूरा का पूरा इन ग्राम्स, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। ओके, बस अब इसको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज उतना होगा परसेंटेज ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग ने आपके द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ये जो पहला चैप्टर था उसके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ लिया अच्छे से। ओके, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हम लोग ने बीच बीच में, ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से आ जाए। ओके, पर मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल वेट करूंगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, चीजें आपको कुछ दिक्कतें आ रही है या नहीं है। ओके, पर तब तक आप पढ़ते रहना, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में
अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न हो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।